किन्नर बहू बनी माँ। खूबसूरत किन्नर शोभा पड़ोसन के बेटा होने पर अपने किन्नर साथियों के साथ उसके घर पर जाती है और लड़के को गोद में लेकर कहती है, आहा, कितना चांद का टुकड़ा है तेरा बच्चा सीमा। इसके लिए तुझे हमें नजर उतारने के पूरे 51,000 देने पड़ेंगे, वरना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्यों साथियों? हाँ बिल्कुल शोभा बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब इतने प्यारे बच्चे को जन्म दिया है तो नजर तो उतारनी पड़ेगी, नजर न लगे छुटकू को। थु 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 थु। ये बच्चा बड़े होकर बहुत पैसा कमाए, बहुत बड़ा आदमी बने, यही दुआ है हमारी। बच्चे की माँ शोभा के हाथों में पूरे पैसे रख देती है, जिसके बाद शोभा अपनी किन्नर साथियों के साथ ताली बजा बजा कर उनकी खुशियों में रंग जमा देती है। और ऐसे ही वो किसी भी बच्चों के जन्म होने पर पहुंच जाया करती थी और उन्हें दुआएं और आशीर्वाद देती थी। वहीं शोभा इतना बंठन कर रहती है कि वो एक आम लड़की की तरह लगती थी। एक शाम को कुछ पैसे लेकर सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चों को पेस्ट्री बांटती है। ये लो बच्चों, ये लो, किसको नहीं मिली पेस्ट्री? टेस्टी टेस्टी पेस्ट्री खा लो। चलो चलो। दीदी मुझे भी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी है, एक और दी तो। हाँ बेटा, ये लो। ये सब होता हुआ देख अद्विक को बहुत खुशी मिलती है। वो पहली नजर में शोभा को अपना दिल दे बैठता है। शोभा और आगे बढ़कर गरीब बूढ़ों लोगों को खाना खिलाती है। वो उसका पीछा करता है। एक बूढ़ी अम्मा को फल देने के लिए शोभा रोड क्रॉस करती है। इतने में ट्रक उसकी ओर आता है। कुछ हादसा होता उससे पहले अद्विक शोभा का हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। आप भी कमाल करती हैं। अरे थोड़ा आसपास तो देख लीजिए कि सामने से गाड़ी आ रही है या नहीं। माफ कर दीजिए, जल्दीबाजी में देखा ही नहीं। उन बूढ़ी अम्मा को भूख लग रही थी ना। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। फिर अद्विक सामने के ठेले से सेब खरीदकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देता है। वैसे शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मेरा नाम शोभा है, और आपका? अरे वो भगवान जी, आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। इन्होंने अपना नाम बता दिया। हेलो, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, मेरा नाम अद्विक है। नाइस नेम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अद्विक के दिल में शोभा बस गई थी। अद्विक रोज जॉब से आते वक्त शोभा को उसी सिग्नल की ओर देखा करता था। फिर दोबारा उसकी शोभा से मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और एक दिन अद्विक रेस्टोरेंट में उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, शोभा, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। अब तक मैं तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन आज बता रहा हूँ और इतना प्यार करता हूँ कि शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अद्विक? तुमने मेरी मुलाकातों को ये सब क्यों समझ लिया? तुम अभी मेरे बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मैंने कह दिया था कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। आखिर किस चीज की कमी है तुम में? यही कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किन्नर हूँ, और किन्नर का समाज में क्या वजूद है ये तुम अच्छे से जानते हो। हम थर्ड जेंडर वाले लोगों की कोई जिंदगी नहीं है, सिर्फ लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम किन्नर हो? कोई बात नहीं शोभा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हें करीब से जान लिया है कि तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये गलत है अद्विक, ऐसा नहीं हो सकता। समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तुम्हारे घर वाले। शोभा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं घर वालों को ये सच नहीं बताऊंगा, प्लीज हाँ कर दो। अद्विक ये कहते कहते रो पड़ता है। शोभा से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती और वो शादी करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। सास उर्मिला अपनी सुंदर सुशील बहू को देखकर खुश तो बहुत हो जाती है और उसका गृह प्रवेश कर देती है। हाँ, वो थोड़ी नाराज होती है कि उसके बेटे ने बिन बताए शादी कर ली थी। शोभा अपने किन्नर साथियों को ये बात गुप्त रखने को कहती है। वहीं दूसरी ओर शोभा ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभालती है। देखते ही देखते हंसी खुशी 2 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उर्मिला कहती है, तुझे कोई दिक्कत हो रही है क्या? तूने अभी तक मुझे पोता पोती की खुशी क्यों नहीं दी? माँ जी को किस मुंह से कहूँ कि मैं ये खुशी उन्हें जिंदगी में कभी दे ही नहीं सकती हूँ। वो माँ जी, नहीं, हमने सोचा ही नहीं। अद्विक बहुत व्यस्त रहते हैं ना काम में। अब नहीं करोगे तो कब करोगे?
देखो, मुझे जल्दी जल्दी दादी बना दो बस। जी माँ जी। शोभा ये बात अद्विक से कहती है। तुम परेशान मत हो, मुझे पता था मेरी जिंदगी में यह दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने दोस्त विकास और शनाया से बात कर ली। वो दोनों हमें अपना बच्चा देने के लिए राजी हैं, बस तुम्हें 9 महीने तक एक्टिंग करनी होगी। जी, पर इसमें बहुत रिस्क है। हाँ, तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा ना। फिर शोभा गर्भवती होने का नाटक करती है। उर्मिला और किंजल अपनी किन्नर भाभी का ख्याल रखती हैं, उसे जूस पिलाती हैं, लड्डू बनाकर खिलाती हैं। इन सब बातों से शोभा को बहुत चोट पहुंच रही थी, क्योंकि ये सब एक झूठा नाटक था। फिर 9 महीने बीत जाते हैं और वो दोनों पति पत्नी अपनी माँ की गोद में किसी और का बच्चा रख देते हैं, जिसे उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। आय हाय, मेरा पोता आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इसकी शक्ल तुम दोनों में से किसी पर भी नहीं जा रही है। वो माँ जी, बच्चों की शक्ल बड़े होने पर बहुत बदल जाती है। हाँ, ये तो है। वाओ, मैं तो बुआ बन गई। बल्ले बल्ले, शावा शावा। 6 महीने गुजर जाते हैं। शोभा बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह पालती है और बच्चे को भी शोभा की आदत हो जाती है। एक शाम दोनों अपने बेटे को खिला रहे थे कि शोभा रो जाती है। क्या हुआ? अब तुम फिर क्यों रो रही हो? इसीलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त होगा। पर अब हम ये सच्चाई कब तक छुपा पाएंगे कि ये बच्चा हमारा नहीं है। ये सारी बात दरवाजे पर खड़ी उर्मिला और महेश सुन लेते हैं, जिससे उर्मिला चिल्लाती है कि किंजल भी आ जाती है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ। जिसको मैं बहू समझकर इतना प्यार करती आई, वो एक किन्नर निकली। एक किन्नर मेरे घर की बहू कभी नहीं हो सकती। चल निकल इस घर से। माँ जी, पापा जी, हमारी बात तो सुनिए, हम मजबूर थे, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सुनने को क्या रह गया है अब? शर्म आती है जरा सी भी? और कैसे दूसरे के बच्चे को पाल रही है? माँ पापा, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अद्विक अपनी माँ को बहुत रोकता है, लेकिन उर्मिला शोभा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो बहुत रोती है। वहीं बच्चा भी बिन माँ के 5-6 घंटे तक रोता रहता है। रात हो जाती है। क्यों भगवान, क्या हम जैसे किन्नरों को खुश रहने का हक नहीं है? आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी और उसके बाद सब छीन लिया। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? मुझे उसकी आदत सी हो गई है, उसने दूध भी नहीं पिया होगा अभी तक। एक तरफ किन्नर शोभा घर के बाहर बैठकर रो रही थी, वहीं दूसरी ओर अद्विक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मेरा बेटा विभू कितना रो रहा है, उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। शोभा भी इसी तरह से परेशान हो रही होगी। आपको इसी बात की तकलीफ है ना कि शोभा एक किन्नर है? पर माँ, एक बार सोच कर देखिए, क्या किन्नर लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती? मुझे सब कुछ पता था, ये सब जानने के बावजूद भी मैंने शोभा को अपनाया। क्या ये लोग सिर्फ ताली बजाकर ही रह जाएंगे? इनका मन नहीं करता हम लोगों की तरह खुश रहने का? और शोभा में किस चीज की कमी है? आज तक आपको नहीं पता था, तो उसने कितने अच्छे से घर को संभाला है। अगर आप इस बात को नजरअंदाज कर दो तो हम पहले की तरह खुशी खुशी रह सकते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या उस किन्नर की वजह से? आप होश में तो हो कि आप क्या बोल रहे हो? मैं होश में हूँ। अब आप जैसे लोगों को होश में आना है कि किन्नर जैसे लोगों को भी अपनाया जाए, ताकि वो अपनी आम जिंदगी जी सके। इन सब बातों से पूरा परिवार सोच में डूब जाता है और आखिरकार उर्मिला को एहसास होता है। सही बोला बेटा, जब तक मुझे बहू के बारे में नहीं पता था तब तक सब अच्छा था। अगर हम जैसे लोग अपने मन से ये बात ही हटा दे कि किन्नर जैसा कुछ नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं अपनी बहू को वापस लाने जा रही हूँ। ला, मेरे पोते को दे। थैंक यू माँ। फिर दरवाजा खोलकर उर्मिला अपने पोते को बहू के हाथ में दे देती है। शोभा अपने बच्ची को बहुत पुचकारती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाई। ये परिवार तेरा ही है और तू हमारे साथ ही रहेगी। शुक्रिया माँ जी, मुझे समझने के लिए। इस तरह शोभा अपने बच्चे और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है और सर उठाकर जीती है, क्योंकि अब असल मायने में उसके ससुराल वालों ने सही पहचान के साथ जो अपनाया था उसे। रेशमा और चंदन के 4 बेटे थे, नरेश, राहुल, सुरेश और पवन। चारों बच्चों ने अपनी पढ़ाई 12वीं कक्षा तक की हुई थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनका कहीं काम नहीं चल रहा था,
इसलिए वह अपने घर को गिरवी रखकर एक काम शुरू करते हैं, जिसमें वह कई एम्प्लॉय को काम देते हैं। उनका काम चलता है, वहीं साथ के साथ चारों एक अमीर घर की बहनों को डेट करते हैं, जिनका नाम स्वाति, अवनी, माही और कीर्ति था। काम से चारों भाइयों को फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर वीकेंड आने पर वह अपनी चारों गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के बीच जाते हैं, जहां पर वह खूबसूरत सा लंच कर रहे थे। वाह नरेश, ये जगह बहुत अच्छी है, मैं कब से यहाँ पर आना चाहती थी। थैंक यू सो मच। तुम चारों तो अमीर हो, तुम्हें तो किसी ग्रुप की भी जरूरत नहीं, तो पहले क्यों नहीं आई? वो क्या है ना, शायद डेस्टिनी ने ये तय किया था कि हम चारों बहन और तुम चारों भाई यहाँ मिले। खैर ये सब बातें छोड़ो, कुछ मस्ती हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों ना हम सब यहाँ पर वॉलीबॉल खेले। चलो चलो। और उसके बाद बीच बीच में डांस। फिर चारों कपल एक साथ वॉलीबॉल खेलते हैं। उसके बाद गोवा के बीच में एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे पर पानी की छींट डालकर मजे करते हैं। बस 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 करो सुरेश, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें बताती हूँ। हाँ फिर अभी मैं भी बताता हूँ। ये लो और पानी लो। बड़े भैया यहाँ पर तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, हमें अपने पार्टनर के साथ काफी समय हो गया है। अब तुम चारों भाई हम बहनों से शादी कब करोगे? यार घर गिरवी रखा है, पहले उसका लोन चुकाना है, तब शादी करेंगे। ऐसा लगता है कि हम चारों आ जाएंगे तो घर का राशन पानी बढ़ जाएगा, इसलिए शादी नहीं कर रहे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बुराई क्या है नरेश, शादी कर लो ना। ठीक है, हम चारों शादी कर लेते हैं। फिर चारों बेटे अपने माता पिता को शादी के बारे में बताते हैं। इस तरह चारों मिडिल क्लास भाई अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ ही दिनों में बहुएं अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती हैं। एक दिन सास रेशमा अपनी बहू से कहती है, क्या बात है, लगता ही नहीं कि तुम इतने अमीर घर से आई हो। कितनी आसानी से अपने ससुराल का काम संभाल लिया। बड़ी बहू, मुझे तो तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, एक कप और दे दो। ये लीजिए माँ जी चाय। पर मेरी चारों बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है और माही बहू तो सबसे ज्यादा प्यारी है। बार बार पूछती है, पापा जी आपने दवाई ले ली, पापा जी आपने खाना खा लिया, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? पापा जी, अब हम बहुएं आपकी सेवा नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? घर का काम करने के बाद आपसे बातें होती रहनी चाहिए, है ना? हाँ बहू। अच्छा हम सब निकलते हैं, लंच देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लेट हो रहा है, चलते हैं, 8 बज गए। पर आपको इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? रोज तो 10 बजे जाते, आज कैसे? और अभी तक तो टिफिन भी नहीं बना। इसीलिए मना कर रहा हूँ। वो दरअसल बार बार बैंक से लोन वालों के फोन आ रहे हैं, उनको पेमेंट देनी है और हम चारों भाइयों को आगे से पेमेंट नहीं आई है, तो उसी की डील करने जा रहे हैं, नई प्रोजेक्ट की। ठीक है, बस जल्दी से सारा काम हो जाए आप लोगों का। फिर चारों भाई ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हैं, जहां वो अपने क्लाइंट से मिलते हैं, नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं और पुराने क्लाइंट से पेमेंट मांगते हैं। लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। चारों भाइयों को बार बार बैंक के लोन वालों के कॉल आते हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने इतना बड़ा अमाउंट लिया और अपने घर को गिरवी रख दिया। इस काम को इसलिए शुरू किया था कि सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर पेमेंट भी बाकी है और अब डेडलाइन भी खत्म हो गई है। हम पैसों का कैसे इंतजाम करेंगे? यही टेंशन तो मुझे हो रही है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। 4 दिन बीत जाते हैं। चारों भाई इस बात से बहुत परेशान होते हैं। बैंक वाले उन्हें बार बार कॉल करते हैं, उनसे पैसों का जुगाड़ नहीं होता और आखिरकार बैंक वाले उन्हें घर से निकालकर घर को सील कर देते हैं और ना चाहते हुए भी पूरे परिवार को वो घर खाली करना पड़ता है। बैंक वाले उनके घर को सील कर देते हैं। फिर पूरा परिवार भटकते भटकते किसी खाली प्लॉट में आता है, जहां साइड में एक बदबूदार नाला भी था और बड़े बड़े सीवर के पाइप थे। तेज बारिश होने के कारण पूरा परिवार उन 3 सीवर के पाइप में आकर बैठ जाता है। लगता है अब हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है माँ। वो तो अच्छा है, बारिश के समय पर हम इस पाइप में आकर बैठ गए। अब से यही हमारा ससुराल है। दीदी, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। क्या कर सकते हैं अब? माँ जी, हम सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम अपने डैड से बात करते हैं, वो आपको पैसे दे देंगे। नहीं बहू, मेरे चारों बेटे अपने ससुराल से पैसे नहीं लेंगे। तुम्हें अपने पतियों का साथ देना चाहिए इसमें। ठीक है माँ जी,
फिर वह गरीब परिवार इसी पाइप में रहते हैं। जैसे तैसे कूड़ा बीन कर चारों बहू उसे कबाड़ी वाले को बेच देती हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और पूरे परिवार का पेट का गुजारा कम कम में हो जाता था। वहीं स्वाति और अवनी गर्भवती हो जाती हैं। अब तो हमारे घर में 2 नन्हे मुन्ने मेहमान आने वाले हैं। कितने समय बाद खुशी आई है। पिताजी, अब घर में हमें अपनी गर्भवती पत्नियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जिम्मेदारी बढ़ रही है। हम कब तक ऐसे कूड़ा बीन बीन कर आधा आधा खाना खाएंगे? इसलिए हम चारों भाई ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। हम चारों को किसी विदेशी कंपनी में काम मिल जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। तो हम चारों को कल ही जाना पड़ेगा। हाँ, हमें पैसे चाहिए तो हम चारों को जाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी चारों बहुओं का ख्याल रखूंगी। ठीक है माँ। फिर चारों भाई अगले दिन किसी मालिक के साथ विदेश जाकर होटल वगैरह में काम करने लगते हैं। वहीं चारों बहू घर को संभालने के लिए 2 कूड़ा बीना करती थीं और 2 बहू दूसरों के घर जाकर नौकरानी का काम करती थीं, जिन पैसों से उनका घर चल रहा था। मालकिन, हमने सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। सुबह की रोटी बची हुई है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम ले जाएं। हाँ ले जाओ, वरना मैं तो कुत्ते को ही डाल देती हूँ। इस तरह दोनों बहू कभी कभी सेठानी के यहाँ से बचा हुआ खाना लाकर सास ससुर को खिलाते थे। 6 महीने बीत जाते हैं। गरीब चारों बहू पाइप के ससुराल में रह रही थी। एक दिन शाम को रेशमा कहती है, बहू मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, ये ले खा ले। शुक्रिया माँ जी। अरे अवनी, क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुमने पेट को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? नहीं, वो बस ऐसे ही चलने उठने में दर्द हो रहा था। अब तुम दोनों कोई काम नहीं करोगी, दोनों छोटी बहू काम कर रही हैं, वही काफी है। पर माँ जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वैसे भी चारों बेटे पैसे भेजते हैं, पता नहीं 4 महीने से पैसे आ नहीं रहे हैं। माँ ही बहू तू चेक करना। चेक किया था माँ जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। इतनी दूर से पैसे अभी तक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं। रात हो जाती है। खाना बहुत कम था। दीदी, खाना तो बहुत कम बना है, हम दोनों भूखे रहते हैं। माँ जी, पापा जी और दोनों दीदी को खिला देते हैं। अरे हम अकेले नहीं खाएंगे, बराबर खाना करेंगे। मैं अपनी दोनों बहू को ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों कितनी मेहनत करती हो रोज। जी पापा जी। फिर वह बराबर करके खाना खा लेते हैं। घर के हालात बस 2 वक्त की जैसे तैसे रोटी मिलने पर चल रहे थे। 1 महीने बाद उनके अकाउंट में पिछले महीने के सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा सहारा हो जाता है। वहीं दोनों बहू की डिलीवरी का समय होता है और वह अपने बेटा और बेटी को जन्म देती हैं। रेशमा अपने पोते पोतियों को गोद में लेती है कि चारों बेटे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। माँ, पिताजी, माही, देखो हम आ गए। तुम्हें चाचू बन गया क्या? अरे मेरा बच्चा कैसा है? माफ करना आने में थोड़ा। अच्छा हुआ नरेश जी आप आ गए, मुझे तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से ये समय काटा। कोई बात नहीं, अब आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो पैसे आ तो गए ना? हाँ बेटा, वो पैसे हमें मिल चुके हैं, तभी तो इस अस्पताल में आए हैं दोनों बहू को लेकर। मम्मी पापा, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो पैसे हैं उसके अलावा मेरे अकाउंट में भी पैसे हैं, एडवांस, जिससे हम अपना गिरवी वाला घर वापस ले लेंगे और पहले जैसे रहेंगे, क्योंकि हमारा काम विदेश में सेट हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इस तरह नरेश और राहुल अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं, अपनी गिरवी घर को वापस ले लेते हैं और सब पहले की लाइफ की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।